तो यहाँ से आगे अगर अपन देखेंगे है ना, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैलकुलस। सो कैलकुलस को अगर अपन देखें तो दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं लोग, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एन इंटीग्रल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे, है ना, फंक्शन, सेकेंड इज लिमिट, third topic is continuity and differentiability, fourth topic is मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। दो बुकलेट में इन दोनों इनको कंबाइन किया हुआ है ना, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का सेम बुकलेट है, बट मैं अलग अलग मानता हूँ। यस, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यस, ये आप देखें तो इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस अपन पढ़ेंगे, है ना, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इसमें अपन पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज indefinite, indefinite integral, second is definite integral, third topic is area under curve या area between curve, and fourth topic is differential equation, है ना। तो ये मिला के अपना कैलकुलस का पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन अपन पढ़ेंगे। हर चैप्टर से अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँ जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं, सो आई विल से फंक्शन से एक, लिमिट से भी एक आता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से भी एक, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना, एमओडी से हो सकता है आ जाए, अब हो सकता है आ जाए, श्योरिटी नहीं है। इन दोनों को मिला के मैं लिख लेता हूँ ना, देयर विल बी 3-4 क्वेश्चंस, एंड देन इंडेफिनेट एट मैक्स 1, हो सकता है कई बार नहीं भी आता है। डेफिनेट से अगेन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एरिया अंडर कर्व का फिक्स है, एक क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल से अगेन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं ना। सो इसको अगर अपन देखें तो 4, 5, 6 और इधर 3, 9, 10, 11, 12, है ना, अप्रोक्सीमेटली 12-13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं ना कैलकुलस से आएंगे आउट ऑफ 36। सो यू कैन डू कैलकुलेशन की कितना परसेंट होता है ना, यही मैं आपको बात बता रहा था। एमओडी इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, वो आपको आता है, दो डिफरेंशिएशन आपको करना आता है, बट फिर भी अपन और पढ़ेंगे, है ना। इवन कभी कभी हो सकता है कि लेट से लिमिट से 2 क्वेश्चन आ जाए, फंक्शन से 2 आ जाए, है ना। सो मे बी मोर और लेस मैंने मोटा मोटा आइडिया दिया है ना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो अगर आप देखें तो, है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर अपन देख सकते हैं, है ना भाई, अपन काफी सारा समय लगेगा ना यहाँ पे, अपने को काफी ज्यादा टाइम लगेगा। आई विल से कि फंक्शन में यस यस एटलीस्ट 10 lectures I will take, limit I will say 4-5 lectures में हो जाएगा अपना। continuity and differentiability मिला के 4-5 lecture, MOD I will say 3 lectures, 3 to 4। okay, one more topic I have not written, yes, ये कहीं अपन यहाँ पे बीच में ले लेंगे, I think यहाँ पे, yes। so it is known as inverse trigonometric function, though it is, कुछ लोग इसको पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, बट हियर वी स्टडी इट इन कैलकुलस, यस। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आप देखेंगे तो आई विल टेक 3-4 लेक्चर्स। अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, सो आई से अगेन 10-12 लेक्चर्स लगेंगे मेरे को यहाँ पे फिर से। देन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यस, अगेन यस, इंडेफिनेट और डेफिनेट को मिला के अगर अपन देखेंगे ऑलमोस्ट वी कैन से 1-1.5 मंथ, यस, 1-1.5 मंथ ये चलेगा। और AUC लेक्चर्स में अगर मैं सोचूं तो अप्रोक्सीमेटली, है ना, करीब करीब मैं बोल सकता हूँ 15 लेक्चर जाएंगे, यस। एरिया अंडर द कर्व को अगर आप देखें तो 2 लेक्चर बहुत होते हैं, सो डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन 3 to 4 लेक्चर्स। तो मोटा मोटा मैंने हिसाब किताब दिया आपको ना कि कितना कितना टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हैं ना कि अभी अपना बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो यही पढ़ने में जाएगा ना, कैलकुलस ही पढ़ते रहेंगे। बस 10 लेक्चर का मतलब 1 महीना होता है,
है ना। 10 लेक्चर का मतलब आप समझिए ना, एक महीने में अपने को अप्रोक्सीमेटली 8 लेक्चर मिलते हैं। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, एक महीना इधर चला गया, एक महीना इन दोनों में चला जाएगा 2, और एक महीना इधर चला गया 3, इनको मिला के एक महीना 4। यस, तो अपन आ गए हैं जून तक, है ना। उसके बाद यू विल सी कि यस, ये अपना टारगेट रहेगा टिल अगस्त, लेट्स फिनिश दिस। उसके बाद बस बस अपना पोर्शन खत्म है, अपने को इतना ही पढ़ाना है भाई। सो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे अपने को 6-7 महीना यही चलता रहेगा। तो ये पढ़ाते ही अपन बोलेंगे भाई सिलेबस खत्म हो गया अपना, ठीक है। बाकी जो पोर्शन है देखेंगे, साथ वाला पोर्शन कैसे चलता है। तो विल सी, अगर उधर कुछ बचा होगा देन आई कैन टेक, हो सकता है बाद में अगर समय बचे तो आई टेक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट वेक्टर 3D। सो विल सी। यस, कॉम्प्लेक्स मोस्ट प्रोबेबली उधर वाले पोर्शन में आएगा। यस, तो वो सर लेंगे शायद। यस, विल सी, विल सी क्या रहता है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आइडिया आपको दिया कि कैसे ये रहने जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं ना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई एडवांस, है ना, मोटा मोटा आप ये देख सकते हैं ना, 35% आप देख सकते हैं, है ना, कि कैलकुलस आता है ना, अप्रोक्सीमेटली। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, है ना भाई, कि आपको, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैलकुलस आने के लिए अपने को क्या क्या पहले आना चाहिए ना। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने आपको बोला था आप रिवाइज करके आइएगा एक बार। ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए अपने को, क्वाड्रेटिक के ग्राफ एंड ऑल आने चाहिए, इन इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, लॉगरिथम का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे बार बार आता रहेगा। वो मैं अब नहीं बताऊंगा। मॉड्यूलस फंक्शन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो आई विल स्पेंड थोड़ा और टाइम यहाँ पे। सो ये मोटा मोटा बात हो गया। यस, सो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस। ये अपना टॉपिक है। फंक्शन आप देखेंगे ना, मतलब बहुत सारा समय जाएगा इसमें, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम सीखते रहेंगे ना। सो एंड मीनवाइल मैं साथ साथ जब क्वेश्चन करूंगा तो आई कीप वो क्लास में इलस्ट्रेशन जेई के प्रीवियस में लेता रहूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया आता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो पहला तो यहाँ पे सेट का आइडिया मैं देता हूँ, है ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने लिखा, एक सेट है, इसमें लेट से ये 4 एलिमेंट है। यस, तो वी राइट दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए। इसको अपन कैसे रीड करेंगे, है ना, इसको अपन रीड करेंगे कि वन बिलोंग्स टू ए, है ना भाई। इस साइन का क्या मतलब है, इट मींस बिलोंग्स टू। यस, एप्सिलॉन। यस, वन बिलोंग्स टू ए। आई कैन से दैट 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। यस, 5 इस सेट में नहीं है, तो ये बोल दिया कि ये नहीं है भाई, है ना। 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। एंड वन मोर नोटेशन वी यूज इज एन ए। एन ए का मतलब क्या है, इस सेट में कितने एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे एन ए कितना है, 4। एन ए मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एन ए का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप ये सबको आता था पहले से सेट के बारे में। दो सेट के बारे में मैं और अच्छे से बात करूंगा ना, बिकॉज सेट जो है वो जेई मेंस के सिलेबस में है, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। तो जब अपना ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद कभी मैं आधा 1-1.5 घंटा स्पेंड करूंगा ऑन ऑन सेट थ्योरी, है ना। ठीक है, ये तो सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। आगे बढ़ूं मैं। ओके, ठीक है, चलिए, गुड। यस, यस, एक, हाँ, ये लाइक काफी बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया और काफी बच्चों के साथ नहीं किया ना पीटीएम में। सो जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट नहीं किया उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, यानी ये बात हो सकता है मैंने क्लास में नहीं की। सो
जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा वो बैकलॉग की समस्या से परेशान है। यस, सो उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि अभी आप बैकलॉग को छोड़िए, है ना, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉपिक्स जो अभी चल रहे हैं, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि कैलकुलस से एक नई शुरुआत करिए। अगर आपने 11th में थोड़ा सीरियसली नहीं किया है चीज़ों को, सो ये एक राइट टाइम है टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। यहाँ से आप ऐसा करिए कि कैलकुलस अपना साथ साथ चलना चाहिए, और मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसा आप करिए। और जो पीछे के टॉपिक्स हैं उनको, उनमें जो बैकलॉग है उनको कवर करने के लिए यू मेक अ शेड्यूल, है ना, कि लेट से मुझे अक्टूबर तक अपना पूरा सिलेबस फिनिश करना है। तो हर महीने का टारगेट ले लो कि लेट से कि मैं 15 अप्रैल तक ये वाला टॉपिक रिवाइज करूंगा, बैकलॉग क्लियर करूंगा, एंड देन 15 मई तक ये कवर करूंगा, है ना। आई थिंक इट्स हाई टाइम, है ना, कि जिन लोगों ने भी थोड़ा ज्यादा मस्ती की है 11th में, है ना, बिकॉज यस क्लासेस भी नहीं हुई है फिजिकल, है ना, आप घर पे मस्ती में रहे हो। वो 2 महीने शुरू में ही बताया था कि जेई वैसा नहीं होता है जैसा 10th होता है कि लास्ट में 2 महीने पढ़ लेंगे एंड अपना काम हो जाएगा। बट मुझे पता है कि बहुत सारे जनता को मेरी बात ऐसे ही लगती है कि आदमी है कुछ भी बोल रहा है ना, तो मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया होगा लोगों ने। सो नाउ इट्स हाई टाइम, शायद थोड़ा आपको रियलाइज हो गया होगा। तो अगर अभी आप एफर्ट डालना स्टार्ट करेंगे देन आई एम प्रिटी श्योर कि यस थिंग्स विल बी फाइन बाय एंड ऑफ अक्टूबर वी कैन से। बट अगर आप 4 महीना और उसी मोड में रहेंगे कि नहीं मैं तो लास्ट में करूंगा, आई कैन गारंटी कि कुछ नहीं होगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। बहुत जनता को मैंने देखा आखिरी के 4 महीने में कुछ ना होगा, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव कि अपने को आप सोचिए अक्टूबर तक अपना सिलेबस खत्म होगा, जनवरी फर्स्ट वीक में आपका जेई मेन होगा, है ना। कितने दिन बचेंगे? अप्रोक्सीमेटली 60-70 दिन। आप अगर सोचें तो तीनों सब्जेक्ट मिला के अप्रोक्सीमेटली 75 चैप्टर्स हैं। अगर आपको 60 दिन में 75 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, साथ में बोर्ड का भी काम चलेगा, है ना भाई, आप समझिएगा। और इवन पेस में भी आपके टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो टेस्ट भी आपको देने होंगे। नाउ थिंक अबाउट इट कि आप कितना रिवीजन कर पाएंगे उस जमाने में, है ना भाई। तो अगर किसी को ये लगता है कि नहीं मैं उस टाइम पे बहुत कुछ कर लूंगा, तो आप गलत फहमी में है ना। सो जस्ट मेरा तो काम आपको बार बार रिमाइंड करवाना है ना, कि जाग जाइए भाई, है ना। यस, दिस इज हाई टाइम। अगर कोई इसके 4 महीने बाद आके मुझसे बोलेगा कि सर मैं कर पाऊंगा, तो आई विल से ना हो पाएगा भाई तुमसे, है ना भाई। तो इट्स हाई टाइम कि अगर किसी को लगता है कि उसको जेई करने का है ना भाई, तो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी तक अगर आपने मस्ती की है इट्स फाइन, है ना। अभी तक मुझे लगता है कि समय है कि जो अपनी गलतियां हैं वो छुपा सकते हैं। बट इसके 4 महीने बाद अगर आप मुझसे जुलाई जून अगस्त में पूछेंगे कि सर अब मैं रिग्रेट करना चाहता हूँ, मैंने 2 साल मतलब 1.5 साल मेहनत नहीं की, अब मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, तो उस दिन मैं बोल दूंगा थैंक यू, तुमको लेट हो गया बस, है ना। सो बाकी आप लोग समझदार हैं, छोटे बच्चे तो हैं नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो yes, okay, next thing we call as Cartesian product. Next thing we define is Cartesian product of two sets. दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन डिफाइन कर रहे हैं, है ना भाई। सो लेट से ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी एक सेट है, उसमें 2 एलिमेंट है, लेट से अल्फा बीटा। यस, सो वी डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। पहले मैं लिख देता हूं इसमें क्या आएगा। सो ए क्रॉस बी में ऐसे एलिमेंट आएंगे 1 कोमा अल्फा 1 कोमा बीटा, 2 कोमा अल्फा 2 कोमा बीटा, 3 कोमा अल्फा 3 कोमा बीटा, है ना भाई। सो ए क्रॉस बी को अगर मैं अब डिफाइन कर देता हूं, है ना, तो ए क्रॉस बी इज
है ना, ordered pairs of all a comma b such that a belongs to a and b belongs to b, ऐसे सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख देने हैं अपने को a comma b सच दैट कि पहला एलिमेंट सेट a से आए और दूसरा एलिमेंट सेट b से आए। अगर मैं b क्रॉस a लिखूंगा तो क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पे अगर कोई बोले सर आपको b क्रॉस a लिखना है तो क्या हो जाएगा जनता बताइए, एलिमेंट्स स्वाइप हो जाएंगे, है ना, अल्फा कोमा 1 देन बीटा कोमा 1, यस अल्फा कोमा 2 बीटा कोमा 2, तो पहला जो सेट होगा उसके एलिमेंट पहले आएंगे, है ना भाई। ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझा सब लोगों को भाई, है ना भाई। ये बात क्लियर हुई इतना कि कैसे दो सेट का प्रोडक्ट कर सकते हैं, है ना भाई। एंड दिस प्रोडक्ट वी कॉल एज व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, बहुत सिंपल सा थॉट है। लिख लीजिए जरा ये भी आप लोग। जब हो जाए तो बताइएगा, मैं फिर आगे चलूंगा। ठीक है, हो गया, ओके गुड। और एक ये, हाँ एक और ये कमेंट है ना, मैं यहाँ पे मेजोरिटी को एड्रेस कर सकता हूँ, तो यस मुझे जैसे कुछ बच्चों से अभी मैंने इंटरेक्ट किया तो मुझे ये समझ में आया कि उनका जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत ही गलत है ना। वो पढ़ते कैसे हैं, वो क्लास के बाद वीडियो देख लेते हैं ना और उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई हो गई है ना। ऐसे पढ़ाई नहीं होती भाई। पहली बात तो अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, है ना, क्लास के साथ साथ। आई थिंक आई एम गिविंग यू गाइस सिग्निफिकेंट टाइम, है ना, काफी टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप नोट्स बना पाए। और जब भी आपको रिवाइज करना है तो आप नोट से करेंगे, ना कि वीडियो देख के। ना वीडियो तब देखना है यार जब मुझे एकदम ही लगे कि यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तब वीडियो देखना है। बात समझिए जरा, अगर आप नोट से कोई चीज रिवाइज करेंगे तो आप वो काम 15-20 मिनट में कर लेंगे, है ना भाई। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो 2 घंटा जाएगा, और अगर आप 2x स्पीड पे देखेंगे तो भी आपको 1 घंटा जाएगा। थिंक अबाउट इट, आप 45 मिनट बचा रहे हैं अपने जीवन के, है ना भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मुझे लगता है ना। तो रादर देन दैट मुझे लगता है उतना टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाइए। इट मे हैपन कि इनिशियली जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो आपसे ज्यादा सवाल नहीं होंगे, इट मे हैपन, है ना। जो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। तो अगर आपने वो काम नहीं शुरू किया है तो करिए भाई, है ना। गणित कोई भी आदमी सॉल्व एग्जाम्पल देख के नहीं सीखा है आज तक जीवन में। गणित तो आदमी प्रैक्टिस करके ही सीखा है ना। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं उन पे वीडियो देख लेंगे, है ना भाई, ना हो पाएगा उससे, है ना भाई। सो चीजें सीखने का एक ही तरीका है, आपको आपको प्रॉब्लम करने पड़ेंगे, हाँ, और उसके बाद ही आपका काम होएगा। ओके, ठीक है ठीक है। सो आई थिंक ये आप लोगों ने लिख लिया। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब, ओके चलिए ठीक है। तो ये डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना भाई। इफ आई से अ वर्ड ऑर्डर्ड पेयर, है ना भाई, तो मैं 1,2 एंड 2,1 को अलग अलग मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये फर्क पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है। बट इफ आई से अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड unordered pair, if I'm saying, then 1,2 and 2,1 are same, है ना, ये अलग अलग है ही नहीं, है ना, आर सेम। अपने को ऑर्डर सोचना ही नहीं है कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, इन टोटल अपने को ये मतलब है कि कौन कौन आ रहा है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ क्या अनऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड पेयर में बच्चे, है ना भाई। अथर क्लियर हुआ बच्चे, है ना, यस। सो ये वर्ड आप देखेंगे इवन पीएनसी के कुछ क्वेश्चन में आपको दिखा होगा, है ना, कि हाउ मेनी अनऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर, यस। सो आप देखें हर ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को ऑन ऑन कार्टेशियन प्लेन। अगर, है ना भाई, दो ही एलिमेंट में ले रहा हूं अगर, तो है ना,
क्लियर हुआ क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर। यस यस। हाँ ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं लिखना चाहता हूँ, है ना, ये पॉइंट नोट डाउन अपन करना चाहते हैं। अगर सेट ए में पी एलिमेंट है एंड सेट बी में क्यू एलिमेंट है, क्या मैं कह सकता हूं क्या ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? सोच के बताइए ना मुझे। अगर ए में पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे जनता? यस, पी इंटू क्यू, है ना भाई? ये सबको समझ में आ रहा है क्या, है ना, कि पी क्यू एलिमेंट होंगे। यस, लिख लीजिए ये बात, है ना, ये बात अपने को लिख लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको पीएनसी का एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, ये जेई मेंस में आया है ना, इट इज बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, है ना, थोड़ा सा सेट का आइडिया यूज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, है ना, कि अपन सॉल्व करें। Okay, so let's take this example. Number of elements in set A is 4 and number of elements in set B is 2. Find number of subsets of A cross B, A cross B के सबसेट निकालिए, है ना भाई, which has at least 3 elements. Number of elements in set A is 4 and number of elements in set B is 2. Find number of subsets of A cross B which has at least 3 elements. Yes, 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 Aman. 1, 2 will be one element, yes. At least बोला है मैंने, है ना आदित्य, अंग्रेजी अच्छे से पढ़ो बच्चे, है ना। आई थिंक यही सेम एरर अथर्व भी कर रहे हैं, हाँ, अंग्रेजी का दिक्कत है भाई जनता को। वेरी नाइस निखिल, वेरी गुड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और पीएनसी थोड़ा सा आता है तो। अच्छा, पहला क्वेश्चन मुझे ये बताइए आप जनता कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, है ना? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे बताइए। 8 एलिमेंट होंगे, सबको समझ में आता है। अब 8 एलिमेंट है एक सेट में, है ना, कुछ भी वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे बट इस पूरे को एक एलिमेंट मान रहे हैं अपन, है ना। ये 8 अलग अलग एलिमेंट है, इनमें से कम 3 लेने हैं, है ना। बताइए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? थिंक अबाउट इट, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। यस कल्याणी।
एटलीस्ट अंग्रेजी का वर्ड मिस मत करिए, है ना भाई। आंसर बताओ वेदिका। यस, व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट। यस, यस सुशील, टेल मी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना भाई। यस यस केविन, न्यूमेरिकली वैल्यू, है ना भाई, कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ क्या है। वेरी गुड। यस अनुष्का, नाउ इट्स करेक्ट। यस पार्थ, करेक्ट है आपका आंसर। बहुत सारे लोगों ने किया है बट कैलकुलेट करके बताइए ना। आंसर एनसीआर के टर्म में नहीं था, आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी ऑप्शंस में। यस नील, वेरी गुड। यस केविन, तुम्हारे नाम का एक बच्चा है जो इस साल पूरे थाने का टॉपर है ना भाई। एंटायर थाना रीजन। केविन, केविन बउआ। वेरी गुड स्नेह। यस वेदिका, वेरी गुड। यस सो लेट मी डू इट। यस, तो बताइए एन ए क्रॉस बी 8 है तो मुझे कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, तो 8 में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 8C3, 4 ले लूंगा, एटलीस्ट 3 को मैं लिख सकता हूँ एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4 एंड सो ऑन टू एग्जैक्टली 8, है ना। ये सीक्वेंस का सम निकालना होगा। तो अगर आपको बाइनोमियल्स थोड़ा बहुत याद हो तो ये सबसे आसान वाला सीक्वेंस होता है। तो 2 पावर 8 -8C0 -8C1 -8C2 कर दें, सही है क्या? तो दिस इज 256 -1, 8C1 कितना हो जाएगा? 8, 8C2 कितना हो जाएगा? आई थिंक 28। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे, है ना भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा? 219, ये आंसर आ रहा होगा। सही है क्या जनता? मैं ठीक कर रहा हूँ, है ना भाई। कितने लोगों का सही सही आंसर आया था बताइए। यस, ओके गुड, बहुत बहुत जनता हो गई। वेरी गुड, ठीक है भाई। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइस, है ना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, आई विल से, उन्होंने सेट थ्योरी थोड़ा सा डाल दिया और बेसिकली ये बीएनसी का प्रॉब्लम है ना भाई। वेरी गुड। चलिए भाई, तो आगे बढ़ा जाए, है ना, फंक्शन में और आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया ये आप लोगों ने भाई? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए। स्नेह, आपने हाथ उठाया हुआ है। नेक्स्ट इज रिलेशन। तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन है ना भाई? तो लिखिए जरा। एनी सबसेट, रिलेशन भी थोड़ा और बाद में अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे बस जो बेसिक अपने को जरूरत है वो मैं दिखा देता हूँ। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नोन एज रिलेशन। कोई भी ए क्रॉस बी का सबसेट ले लो, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, है ना भाई, एक सेट ए लिया, उसमें लेट से ये 3 एलिमेंट हैं, और सेट बी लिया तो उसमें 2 एलिमेंट हैं अल्फा बीटा। ए क्रॉस बी मैंने ऊपर लिखा था, है ना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलेशन लिखे जा सकते हैं। एक रिलेशन में लिख देता हूँ 1, अल्फा 2, बीटा, ये एक रिलेशन है। यस, और रिलेशन में लिखना चाहता हूँ, क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है? आपको ऐसे सोचना है, क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है? तो मैं बोलूंगा हाँ है, तो ये एक रिलेशन है। और कोई बोले 1, अल्फा 2, अल्फा 3, क्या ये भी एक रिलेशन है? तो मैं बोलूंगा हाँ, ये भी एक रिलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिलेशन लिखे जा सकते हैं। रिलेशन को यूजुअली सिंबल आर से डिनोट करते हैं। ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या? आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सेट मैंने लिखा है, ये ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए? सबसेट। ये भी देखिए, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, हाँ। तो अगर कोई भी ए क्रॉस बी का सबसेट है तो अपन बोल सकते हैं कि वो ए से बी में एक रिलेशन होगा।
है ना भाई, इज नोन एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है उसको ए से बी में एक रिलेशन बोलते हैं। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना भाई, ये ऐसे ऐसे लिखा होगा। इसको अपन कैसे रीड करेंगे, इसको अपन ऐसे रीड करते हैं, रिलेशन is defined is defined from a relation is defined from set A to set B। एक रिलेशन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी में। ये नोटेशन का मतलब समझ में आना चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये मतलब क्लियर हुआ जनता को, है ना भाई। तो R1 भी एक रिलेशन है, यस, R2 भी एक रिलेशन है सेट ए से बी में। ठीक है, नोट डाउन करिए जनता ये जरा। तो बहुत अलग अलग रिलेशन लिखे जा सकते हैं यहाँ पे, है ना, ए से बी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो सकता है कि कितने रिलेशन लिखे जा सकते हैं, है ना। तो मैं पूछ ही लेता हूं आपसे। लिख लिया क्या ये आप लोगों ने भाई जनता, है ना, लिख लिया क्या? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, ओके गुड। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज, ये एक पॉइंट नोट डाउन करना चाहेंगे अपन। मैं बस ऐसे ही लिखता हूँ, सेट ए में P एलिमेंट है एंड सेट B में Q एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B। बताइए कितना होगा आंसर, कितने अलग अलग रिलेशन लिखे जा सकते हैं सेट A से B में? नो नो, -1 करने की जरूरत नहीं है तो अपन, अगर नल सेट है दैट इज ऑल्सो अ रिलेशन एंड दैट इज नॉन एज वॉइड रिलेशन, यस, है ना भाई। तो अपने को बस ये देखना है कि कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी क्यू। तो अगर कोई सेट में पी क्यू एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 पावर पी क्यू। सो करेक्ट आंसर इज 2 पावर पी क्यू, है ना भाई। इसमें एक नल सेट भी होगा, नल सेट भी एक रिलेशन है, यस इट इज ऑल्सो रिलेशन, यस। समझा ना सब जनता को कि आंसर 2 पावर पी क्यू होगा। अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होते हैं, 2 पावर n, है ना भाई। yes। अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट्स होते हैं, 2 पावर n। ये अपन ने पीएनसी में भी बताया था। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी क्यू, तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 पावर पी क्यू, तो उतने ही अलग अलग रिलेशन होंगे। सही लग रहा है जनता को ये? समझा ये भाई कि कितने अलग अलग रिलेशंस होंगे सेट ए से बी में, है ना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए जनता, तो आगे बढ़ते हैं, यस। तो टोटल कितने रिलेशन होंगे, ओके। हाँ, फिर से पिछले वाले एग्जांपल में ही चलता हूँ। हर रिलेशन के कोरस्पॉन्डिंग कुछ काम अपन कर सकते हैं। पहला अपन इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम, है ना, मैपिंग डायग्राम। सो बहुत सिंपल आइडिया है, कोई भी रिलेशन जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैपिंग डायग्राम अपन बना सकते हैं। तो मैपिंग डायग्राम में क्या करते हैं, अगर रिलेशन R1 जैसे ऊपर अपन ने लिखा था, कहां से कहां तक, A से B में, तो ए में 3 एलिमेंट थे और बी में कौन कौन से एलिमेंट थे, अल्फा बीटा, यस। तो अब आप देखिए जरा, 1 अल्फा से 1 कोमा अल्फा, 2 कोमा बीटा है, तो 1 को अल्फा से कनेक्ट कर दीजिए और 2 को किससे कर दीजिए, बीटा से। सो दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स वी कैन मेक
और ऐसे डायग्राम्स को क्या, यस यस, अमन विल टॉक अबाउट इट, है ना, जब डिटेल में बात करेंगे रिलेशन, है ना। जैसे एक एक तुम बताना चाहो तो मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। लेट से एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें लेट से 5 लड़के हैं, और सेट बी है जिसमें उनकी सिस्टर्स है ना, लेट से 5 सिस्टर है। सो वी कैन डिफाइन रिलेशन की कौन किसकी सिस्टर है ना। सो इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, ओके, है ना। सो यस, अपन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की बातें नहीं कर रहा, बट ऐसे आप रियल लाइफ सोच सकते हैं बिल्कुल, है ना। जैसे एक एक और आसान आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मैं एक रिलेशन लिख देता हूँ कि इधर लेट से ये मैंने सारे नेचुरल नंबर लिखे और इधर भी सारे नेचुरल नंबर है, बट हमको रिलेशन डिफाइन करना है कि इधर वाला नंबर इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देखेंगे 3 विल बी कनेक्टेड टू 9, है ना। सो ऐसे अपन एक रिलेशन लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना भाई। ये रिलेशन क्या लिखा कि सेट बी का एलिमेंट ए के एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। यस यस रिशॉन, यस इट इज इंक्लूडेड, है ना, इसमें नल सेट भी इंक्लूडेड है। यस, क्लियर हुआ क्या भाई सब जनता को, है ना, कि अपन रिलेशन कैसे सोच सकते हैं रियल लाइफ में, है ना। यस, इट्स लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। नल सेट को मैप करेंगे ही नहीं, है ना, उसमें तो क्या मैप करने की जरूरत है, ऐसे ही छोड़ देंगे, बस लिख देंगे यार। और ऐसे ऊपर अपन लिख देते हैं ना, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और ऐसे लिख देते हैं ना R1। तो इसका मतलब क्या है कि R1 जो है वो ए से बी में डिफाइंड है, एरो अपने को ये बताता है A1 इज कनेक्टेड टू अल्फा, 2 इज कनेक्टेड टू बीटा, 3 इज कनेक्टेड टू नोवा। कहीं नहीं मिलेगा हमें, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना ही देख लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है किसी को जो मैं बोल रहा हूँ, या और क्लैरिटी चाहिए, यू कैन आस्क मी। मैं एकदम मिनिमल जितनी चीजें बताने से अपना काम हो सकता है उसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। रिलेशन सेपरेटली जेई मेन के सिलेबस में तब अपन बात करेंगे, है ना, लास्ट में। आई थिंक अगेन 1-1.5 घंटा लगता है, ज्यादा है नहीं उसमें भी कुछ। यस, अगर R2 का मैपिंग डायग्राम बनाए अपन, लेट से बना लेते हैं भाई। तो R2 ऐसा था, है ना भाई, सेट ए में ए और बी बनाना है। R2 कहां से कहां डिफाइंड था, ए से बी में, तो R2 बना दिया, है ना भाई। अब R2 में क्या है, 1 इज कनेक्टेड टू अल्फा, 2 इज कनेक्टेड टू अल्फा, तो 1 का भी अल्फा से सेटिंग है, 2 का भी अल्फा से सेटिंग है, 3 का भी अल्फा से सेटिंग है, बीटा का किसी से सेटिंग नहीं है। समझा क्या R2 का मैपिंग डायग्राम जनता? क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? मैपिंग डायग्राम बनाना, कोई भी रिलेशन दे मैपिंग डायग्राम बनाना बहुत आसान है, ठीक है, ओके, गुड, ओके। तो थोड़ा सा और आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दो चीजें डिफाइन करते हैं अपन, है ना भाई। यस यस, ओके, लेट मी से डोमेन, एंड सेकेंड वर्ड वी यूज इज रेंज, ना भाई। अब देखिए डोमेन का क्या मतलब है ना। डोमेन का ये मतलब होता है कोई भी रिलेशन में कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो किसी न किसी से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे मैं R1 का डोमेन लिखूंगा तो R1 का डोमेन क्या है, 1,2, है ना भाई। 3 डोमेन में नहीं आएगा, डोमेन में वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में है और उनका कम से कम एक एलिमेंट से कनेक्शन है ना भाई। रेंज अगर अपन लिखेंगे तो रेंज का मतलब क्या होता है, सेट बी के वो एलिमेंट बताओ जो कम से कम किसी से कनेक्टेड हो। मतलब क्लियर हो रहा है क्या सब लोगों को डोमेन एंड रेंज का, है ना। डोमेन का मतलब वो एलिमेंट जो कम से कम किसी एक से कनेक्टेड है, और रेंज का मतलब वो एलिमेंट जो सेट बी में है और वो किसी न किसी से कनेक्टेड है। तो अब बताइए जरा, अगर आपको ये समझा तो यहां पे बताइए जरा डोमेन क्या हो जाएगा, बताइए जरा जनता सब लोग। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन में 1 आएगा, यस, 2 आएगा, यस, 3 आएगा, यस। रेंज की बात करें, बताइए।
रेंज में अल्फा आएगा, यस, बीटा आएगा, नो, है ना। तो रेंज ये हो गया। क्लियर हुआ सब लोगों को डोमेन एंड रेंज कैसे देखना है ना भाई। कोई बोले अच्छा ये जो मैंने लिखा रिलेशन है ना, दिस वी कॉल एज व्हाट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, है ना भाई। तो यहां पे आप देखिए, कोई बोले यहाँ पे डोमेन ओमेन बता सकते हैं आप। डोमेन इज अ सेट कंटेनिंग ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। जो ये ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहले एलिमेंट का जो सेट बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, डोमेन। और सेकंड वाले एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, रेंज। यहां पे देखिए जरा, पहले वाले एलिमेंट का सेट बना लीजिए डोमेन, सेकंड वाले एलिमेंट का सेट बना लीजिए अल्फा अल्फा अल्फा, 3 बार है तो 3 बार थोड़ी ना लिखेंगे, एक सेट में तो एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। क्लियर हुआ क्या। तो यहां से भी अपन डोमेन एंड रेंज देख सकते हैं, यस। मैपिंग डायग्राम से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने मैपिंग डायग्राम से बताया। तो ये वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ जनता को, डोमेन एंड रेंज। कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ पे तो हाथ उठा के मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजीज है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है जनता को। ओके, आगे बढ़ा जाए। ओके, एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज करते हैं, सुनिए ना जरा, है ना भाई। सो ये वाला एलिमेंट, जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर अपन ने लिखा है ना, उसका यहाँ पे मैपिंग डायग्राम बनाया। तो वन किसके साथ मैप है, अल्फा के साथ। तो अपन ऐसा यूज करते हैं दैट वन इज प्री इमेज ऑफ अल्फा, है ना। वन जो है वो अल्फा की क्या है, प्री इमेज है। और अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा इज इमेज ऑफ वन, है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो, है ना, यहाँ पे अगर आप देखें, है ना, यहाँ पे अगर आप अल्फा की प्री इमेजेस देखें रिलेशन 2 में, तो अल्फा की कितनी प्री इमेजेस है बताइए, है ना। अल्फा की कितनी प्री इमेजेस है, 3। कौन कौन सी, 1 2 एंड 3, है ना भाई। और वन की इमेज क्या है, वन की इमेज केवल अल्फा है। टू की इमेज क्या है, टू की भी इमेज अल्फा है। थ्री की इमेज क्या है, थ्री की इमेज भी अल्फा है। अल्फा की प्री इमेजेस 1 2 3 है, बीटा की कोई प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे वन की इमेज अल्फा है, अल्फा की प्री इमेज 1 है, टू की इमेज बीटा है, बीटा की प्री इमेज 2 है, थ्री की कोई इमेज नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही है, प्री इमेज एंड इमेज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सब बच्चों को, है ना भाई। ये टर्मिनोलॉजी में कोई कंफ्यूजन किसी को। क्लियर है, लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए। तो मैपिंग डायग्राम देखने में इमेज प्री इमेज भी देखना बहुत आसान है। अल्फा इज इमेज ऑफ वन, है ना, यहाँ पे वन है ये। ओके, अल्फा इज इमेज ऑफ वन। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ना, प्री इमेज, है ना, प्री इमेजेस ऑफ अल्फा आर, एक इमेज नहीं है इसलिए प्री इमेजेस लिखते हैं, 1 2 3। यस यस, R2 में अनुषा ये सही स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ क्या भाई। देखिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा इसलिए, है ना भाई। यस यस, ओके। हमें कुछ नहीं, ये कुछ ऐसा मानो लाइक ये कैमरा है और यहाँ पे अपन फोटो खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली प्री इमेजेस है और ये बच गई, ये इमेज हो गई, है ना। ऐसा ऐसा सोच लो बिल्कुल, जो कनेक्शन है ना भाई। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। पहले वाले एलिमेंट इमेजेस प्री इमेजेस कहलाते हैं, ये वाले एलिमेंट उसकी इमेज कहलाती है। तो अल्फा की प्री इमेज 1 है, 1 की इमेज अल्फा है, 2 की इमेज बीटा है, बीटा की प्री इमेज 2 है, 3 की कोई इमेज नहीं है ना भाई। यहाँ पे बोले 1 की इमेज अल्फा है, 2 की इमेज अल्फा है, 3 की इमेज अल्फा है।
अल्फा की 3 प्री इमेजेस है, 1 2 3। बीटा की कोई प्री इमेज है? कोई नहीं है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा सबको। कहाँ नहीं बोल रहे हैं, सब तो बोल रहे हैं भाई, काहे जबरदस्ती गुस्सा हो रहे हो। ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना भाई। यहाँ पे कोई बोले कि प्री इमेज ऑफ अल्फा 1 है, यस, प्री इमेज ऑफ अल्फा इज 1 या 1 इज प्री इमेज ऑफ अल्फा। ये तो अंग्रेजी है भाई, इसमें क्या बताएं। कोई कंफ्यूजन है किसी को अभी भी तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इमेज प्री इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? ओके, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं जनता, है ना भाई। यस, सो रिलेशन को यूजुअली अपन किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल आर। यस, सो ऐसे ही अब आगे अपन फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन देखिए जरा, है ना। रिलेशन फ्रॉम सेट ए, from set A to B is called a function if each element of set A has exactly one image in set B। गौर से पढ़िए अंग्रेजी, फिर मैं फोटो बनाऊंगा, मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं। ये स्टेटमेंट मुझे लगता है अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं। पर इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी, है ना भाई। अगर हर एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज है तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? फंक्शन। अदरवाइज उनको फंक्शन नहीं कहलाते हैं, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होते। ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग फ्यू मैपिंग डायग्राम्स, ऑन बेसिस ऑफ दैट यू टेल मी कि जो मैं फोटो बना रहा हूं वो रिलेशन तो है ही ऑब्वियसली, है ना भाई। क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या, ये आपको बताना है। बताइए जरा जनता, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? यस, है ना भाई। अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी क्या कहती है कि इधर के एक एलिमेंट का इधर एग्जैक्टली एक एलिमेंट से सेटिंग होना चाहिए। तो ऐसा ही हो रहा है, तो आई विल से ये फंक्शन है ना भाई, ये फंक्शन है। कोई बोल रहा है ये फंक्शन नहीं है, सुभजीत अंग्रेजी पढ़ो भाई। क्यों नहीं है बताओ, आओ झगड़ा करते हैं। ऊपर जो मैंने अंग्रेजी में लिखा है और ये जो नीचे मैं बोल रहा हूं उसमें क्या गलत है? मैं ये बोल रहा हूं कि सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में एग्जैक्टली एक इमेज होना चाहिए। ऐसा हो रहा है? ठीक है, चलो एक और फोटो बनाता हूं मैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 अल्फा बीटा। बताइए क्या ये फंक्शन है? नहीं। ओके, नहीं है। ऐसा बताइए, अब इसका रीजन क्या है, ये फंक्शन क्यों नहीं है भाई, है ना। बिल्कुल, ये फंक्शन क्यों नहीं है? कौन इसको फंक्शन बनने से रोक रहा है? बिल्कुल, तो 3 रोक रहा है ना, 3 की 2 सेटिंग हो गई, है ना। इट इज नॉट अ फंक्शन। और रीजन क्या है?
है ना। 3 हैज गॉट 2 इमेजेस, है ना, 3 की 2 इमेज है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या ये बच्चों को? कितने बच्चों ने ये सही सोचा था, हाथ उठा के बताइए जरा, कितने बच्चों ने ये सही सोच लिया था? अरे भाई इसमें तो नंबर पहुंचना चाहिए ना 100, और क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो। ओके, क्लियर हुआ ये? चलिए हाथ नीचे करिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए एक और मैपिंग डायग्राम बना रहा हूं मैं। इधर एलिमेंट है, इधर ये 2 एलिमेंट है। क्या ये फंक्शन है या नहीं, है ना? बताइए जरा। है ना भाई? यस, तो ये फंक्शन नहीं है मेरे हिसाब से, है ना भाई? इट इज नॉट अ फंक्शन। यस। क्यों भाई? कोई, अब मैं पूछूं रीजन बताओ, है ना भाई? रीजन क्या है? 3 की कोई सेटिंग नहीं है ना, बिल्कुल यस, है ना। यस, 3 हैज नो इमेज, रीजन भी लिख लेते हैं, 3 की कोई इमेज नहीं है। यस, क्लियर हुआ क्या ये सब बच्चों को भाई, है ना? कितने लोगों ने ये सही सोचा था बताइए जरा, हाथ उठा के, है ना। यस यस, गुड गुड गुड। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है, इमेज, फ्री इमेज एंड कौन से। कोई मुझसे पूछे ये तीनों रिलेशन है क्या? यस, ये तीनों रिलेशन है। रिलेशन तो आप मैपिंग डायग्राम में कुछ भी बना दो, रिलेशन तो है ही, है ना भाई? यस यस। अभिनव अंग्रेजी पढ़ो, देखो ना अंग्रेजी क्या कह रहा है। ईच एलिमेंट, इसका क्या मतलब है? ईच को एवरी लिखूं मैं? यहाँ पे 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ईच एलिमेंट और एग्जैक्टली 1, है ना भाई? बस यार, क्लियर हुआ सब बच्चों को, है ना भाई? हाथ नीचे कर लीजिए, है ना, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए, है ना। जय किशन, आदित्य, आप लोगों ने हाथ उठा रखे हैं, पता नहीं क्यों। क्लियर हुआ ये जनता को? आगे बढ़ा जाए फंक्शंस में, और ठीक है, ठीक है। और फंक्शन को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे रिलेशन को यूजुअली अपन आर से डिनोट करते हैं, फंक्शन को अपन एफ से डिनोट करते हैं, है ना भाई? इसको कैसे रीड करेंगे अपन, है ना? इसको ऐसे रीड करूंगा मैं, अ फंक्शन, है ना भाई, अ फंक्शन इज डिफाइंड, a function is defined from set A to B. So नेचर में जो मैक्सिमम चीजें अपन देखते हैं, दे आर बेसिकली फंक्शंस, दे आर नॉट रिलेशंस। तो जैसे जैसे अगर मैं बात करूं तो लेट से कि अर्थ की कोर से अपन, या लेट से अर्थ की सरफेस से ऊपर चल रहे हैं, और एयर की डेंसिटी क्या होगी? सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ हाइट। एक पर्टिकुलर हाइट पे एक ही डेंसिटी मिलेगी, सो इट इज अ फंक्शन एक्चुअली, है ना भाई? एक पर्टिकुलर हाइट के कोरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर डेंसिटी होगी कोई पर्टिकुलर मोमेंट में। समझ पा रहे हैं आप, है ना भाई? तो आप देखेंगे, है ना, तो ये मैक्सिमम जो अपन चीजें देखते हैं नेचर में, है ना, दे आर काइंड ऑफ एक्चुअली फंक्शंस। यस, सो इसीलिए फंक्शन को और एक्सप्लोर करते हैं अपन, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, है ना, थोड़ा नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक मैपिंग डायग्राम बनाता हूं जो फंक्शन है ना भाई? 1 2 3 अल्फा बीटा, ये कोई एक फंक्शन डिफाइन किया, ये सेट को कुछ भी नाम दे दो भले ही। तो अपन बोल सकते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं सेट ए से बी में, पहले मैपिंग को अच्छे से बनाओ। ये एक फंक्शन है, ठीक है भाई? तो अब देखिए कुछ कुछ अपन ऐसे
स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना भाई, अपन ये लिख देते हैं। अच्छा, अगर मैं एफ के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहूं तो बताइए क्या क्या आएगा। 1 कोमा अल्फा आएगा जनता, 2 इज कनेक्टेड टू अल्फा, 3 किससे कनेक्टेड है, बीटा से। तो ये उसका क्या बोलते हैं, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं। सबको क्लियर हुआ क्या, है ना, कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखूंगा तो एफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये नोटेशन क्लियर है। ओके, वन मोर पॉइंट, यस, है ना भाई। अगर कोई मुझे पूछे F1 क्या है, हाँ भाई, इसका क्या मतलब है कि 1 की इमेज बतानी है अपने को, है ना भाई। तो क्या है बताइए, अल्फा, है ना भाई। F2 क्या है बताइए, 2 की इमेज बताइए जरा क्या है, अल्फा। F3 क्या है, यस, बीटा। ऐसा अपन लिखते हैं ना। यहाँ पे क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 कोमा अल्फा बिलोंग्स टू F, है ना भाई, यस, 1 कोमा अल्फा F से बिलोंग करता है, यस। क्लियर हुआ ये मीनिंग आप लोगों को, है ना। यहाँ पे कुछ लोग इसको ये भी रीड करते हैं, है ना भाई, F इमेज ऑफ 1 इज अल्फा। इसका मतलब 1 की जो इमेज है अंडर मैपिंग F, मैपिंग को F नाम दिया है, इज अल्फा। क्योंकि एक ही फंक्शन नहीं डिफाइन किया जा सकता, और अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, है ना। तो F इमेज ऑफ 1 इज अल्फा। F क्या है, फंक्शन का नाम है। 1 की इमेज जो इस मैपिंग में है वो क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। क्लियर है क्या ये जनता को। तो ये जो अपन ने लिखा है ये फंक्शन का कौन सा फॉर्म है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, है ना भाई। और इसको क्या बोलते हैं, ये फंक्शन का क्या बना दिया अपन ने, मैपिंग डायग्राम बना दिया। तो अलग अलग तरीके हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। कभी कभी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी लिखना कन्वीनियंट होता है, कभी मैपिंग डायग्राम बनाना कन्वीनियंट होता है ना भाई, यस। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, आगे बढ़ा जाए क्या। कभी कभी फॉर्मूला से फंक्शन लिखते हैं, है ना भाई, कैसे, मैं बात करता हूँ। ये नोट डाउन करिए जनता, तो फिर आगे बढ़ा जाए। एफ इमेज का ये मतलब है सुशील कि इमेज अंडर मैपिंग एफ, इस मैपिंग का नाम एफ है। फंक्शन का नाम हमेशा एफ होना जरूरी नहीं है, फंक्शन का नाम जी भी हो सकता है। तो उस केस में मैं बोलूंगा जी इमेज, है ना, जो भी उस फंक्शन का नाम है। क्लियर हुआ सुशील। नहीं नहीं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो नोट्स में नहीं मिलेगा कहीं पे भी, है ना, सॉफ्ट कॉपी। बाकी तो आगे मिल जाएगा आपको बुकलेट वुकलेट। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते ही इतना घबरा क्यों जाते हैं, नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए। अभी लिख तो रहा हूँ भाई, यही लिख लो यार, यही तो नोट्स है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। चीजें दिमाग में लिखने की कोशिश करो, खाली खाली किताब पे मत लिखो। ये अजीब समस्या रहती है बच्चों को, है ना। उनको लगता है कि बस दिमाग में बाद में कभी लिखेंगे, अभी तो बस कॉपी में लिख लेते हैं। हम अपने बच्चों के लिए नोट्स नहीं बना रहे हैं, खुद के लिए नोट्स बना रहे हैं ना, ये बात ध्यान में रखिए। आगे बढ़ूं मैं, हो गया।
ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही है ना, डोमेन बता दीजिए है ना, हर फंक्शन के लिए डोमेन है ना भाई। डोमेन यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। रेंज कोई बोले तो यस, रेंज जो है वो क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा। डोमेन और रेंज का वही सेम कॉन्सेप्ट है, यस है ना भाई। क्या मैं कह सकता हूं कि डोमेन इज एक्चुअली सेट ए ही होगा, है ना भाई। अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि सेट ए ही डोमेन होगा हमेशा? ये सही स्टेटमेंट है क्या, है ना भाई? बिल्कुल, क्योंकि ए के हर एलिमेंट का किसी न किसी से इमेज तो किसी न किसी से सेटिंग तो होना ही है। डोमेन अगर मैंने बोला कि फंक्शन ए से बी में डिफाइन है और वो फंक्शन है, तो ए पक्का डोमेन हो जाएगा। रेंज जो है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है क्या भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है ना भाई? ओके, सो ऐसा अपन लिख सकते हैं कि अगर एफ ए से बी में डिफाइंड है ना, एंड इट इज अ फंक्शनल मैपिंग, है ना भाई। एफ नाम लिखने से ही फंक्शन नहीं हो जाता ना, बोलना पड़ेगा इट इज अ फंक्शनल मैपिंग, कि वो फंक्शन है ना। देन क्या मैं कह सकता हूं डोमेन जो है वो सेट ए होगा। सेट बी को ये नाम देते हैं, सेट बी इज नॉन एज व्हाट, कोडोमेन। एंड रेंज जो है वो हम निकाल सकते हैं फोटो देख के, है ना, मैपिंग डायग्राम देख के। रेंज इज व्हाट, अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या मैं कह सकता हूं, क्या ये रेंज जो है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, सॉरी, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो सेट बी का सबसेट होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या जनता? लिख लीजिए जरा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, सो नेक्स्ट एक और लिखते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट आप लिखिए जरा। ओके, ये लिख लेते हैं नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मुझे कोई ग्राफ बना के दे रहा है ना भाई, यस, ऐसा लिखते हैं अपन, है ना भाई, y इक्वल्स टू एफ एक्स। यूजली ऐसा अपन लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा रीड करते हैं, y इज व्हाट, अ फंक्शन ऑफ x। तो ये वैल्यूज क्या होगी भाई, ये कहां से आएगी, सेट a से, और ये वैल्यूज कहां पे आएगी, सेट v से। कोई बोले ग्राफ कब बनाना चाहिए, जैसे अगर यहाँ पे आप पीछे देखें तो यहाँ पे तो मैं कुछ कुछ वैल्यू ले रहा था ना, सेट ए में कम वैल्यू थी, डिस्क्रीट वैल्यूज है। और अगर यहाँ पे ये सेट कॉन्टिन्यूस हो जाए तो, है ना भाई, मतलब मैं बोलूं 1 से लेके 5 तक सारी वैल्यू है, तो आई कैन नॉट राइट उसमें, आप सोचो तो मैपिंग डायग्राम बनेगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में मैपिंग डायग्राम ना बना के क्या बनाते हैं अपन, ग्राफ बनाते हैं। ओके, सो लेट से मैंने ये कोई ग्राफ बनाया, है ना भाई, ऐसा, यस, ये कोई मैंने ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ देख के मैं क्या बातें बता सकता हूँ, हाँ, पहली बात तो मैं डोमेन बता सकता हूँ, है ना भाई। डोमेन क्या होता है, मैंने ये बात पहले भी की है, डोमेन की एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है ना भाई। दिस वी कॉल एज व्हाट, इनपुट वेरिएबल, है ना भाई। तो ग्राफ देख के कोई बोले डोमेन बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल, डोमेन आप देख लीजिए, डोमेन क्या हो जाएगा, है ना भाई, 1 to 5।
रेंज यहाँ पे लेट से अगर मैं लिख दूं ये 1 है और लेट से ये एलिमेंट 4 है, यस, तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेंज का मतलब आउटपुट वैल्यूज है ना, कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 4 तक, है ना भाई। और ये लेट से ये कोई एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया जिसके कोरस्पॉन्डिंग लेट से x वैल्यू 1 है और y वैल्यू 2 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि f1 2 है ना भाई? इसका मतलब क्या है? 1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 आएगी, है ना। जब x 1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या होगी? वो 2 होगी। समझा क्या जनता को? यहाँ पे x को क्या बोलते हैं अपन? इनपुट वेरिएबल। y को क्या बोलते हैं अपन? आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, वो मिल जाएगी। ग्राफ में ऐसा देख के अपन बता सकते हैं ये कोई फंक्शन f का ग्राफ है ना भाई। ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, है ना। तो ग्राफ कब यूजफुल है मैं ये बताता हूं आपको कि ग्राफ कब यूजफुल है। ग्राफ तब यूजफुल है जब अपने को जो सेट गिवन है, अगर सेट ए कॉन्टिन्यूअस सेट है तो उस केस में मैपिंग डायग्राम बनाना मुश्किल होता है। मैपिंग डायग्राम कब बना सकते हैं? डिस्क्रीट सेट में। जैसे मैं बोलूं कि सेट ए जो है दैट इज 1 2, यस यस, ऐसे लिखना पॉसिबल है। बट मैं अगर लिख दूं ए बिलोंग्स टू लेट से 1 2 7, इट इज ऑल्सो अ सेट। बट ये कैसा सेट है? कॉन्टिन्यूअस सेट है, इसमें सारे एलिमेंट आएंगे, इसमें 1.1 भी आएगा, 1.001 भी आएगा। उस केस में मैपिंग डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि मैपिंग डायग्राम कब बनाना चाहिए और ग्राफ कब बनाना चाहिए। मैपिंग डायग्राम कब बनाना चाहिए? जब सेट क्या हो? डिस्क्रीट हो। और जब सेट कॉन्टिन्यूअस हो तो उस केस में मैपिंग डायग्राम की बजाय ग्राफ बना लेनी चाहिए। क्लियर हुआ क्या? ओहो सॉरी सॉरी जनता, गलत कर रहा हूं मैं। अरे यार इधर तो नेगेटिव होता है ना भाई। यस यस, वो -1 होना चाहिए। सॉरी गाइस, यस, इस ये ओरिजिन आ गया भाई, ओरिजिन के इधर तो नेगेटिव होता है तो ओके। सो नाउ आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, इट इज -125। सॉरी गाइस, इसके इधर पॉजिटिव कैसे हो सकता है यार? ठीक है, यस यस, बोल देना चाहिए भाई। ऐसा मैं कभी मजाक करूं आपके साथ तो आपको समझ में आना चाहिए। यस, इससे ये पता चलता है कि जनता सो नहीं रही है ना भाई। यस यस पार्थ, आई विल टॉक अबाउट इट, अभी अभी बात करेंगे अपन। यस, कोडोमेन अगर नहीं डिफाइंड है तो अमन आई विल से इट इज फ्रॉम -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यस, कोडोमेन अगर नहीं गिवन है तो कोडोमेन वी विल कंसीडर एज सेट आर। अभी वो फोटो देखो ना, 1 किससे कनेक्टेड है? 2। यस, तो बताओ x को अगर 1 रखोगे तो y वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी कि नहीं आएगी? तो y को 2 रख दो, x को 1 रख दो, देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। कोई कंफ्यूजन इस फोटो में जो मैंने बताया? आई थिंक ये डोमेन रेंज का आइडिया मैंने आपको पहले भी दिया था। आई थिंक जब मैंने ग्राफ राफ पढ़ाना शुरू किया था तो आपको ये बातें बताया था ना मैंने। डोमेन क्या होगी ग्राफ की, रेंज क्या होती है ग्राफ की, है ना भाई? बताई है ये बातें, मुझे याद है बहुत अच्छे से। यस, ट्रिगो में, यस यस, जब ग्राफ पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है जनता, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, सो देखिए जरा नेक्स्ट। अब आप देखिए जरा, हर ग्राफ जो अपन बनाए y बराबर एफ एक्स का, वो फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, है ना, आप लोग वाकिफ हैं। लेट से ये पैराबोला बना दिया मैंने, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? अगर आप सोचें तो एक x की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग x सेम होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी x सेम होगा, बट y वैल्यू दोनों की क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? तो अगर आप मैपिंग डायग्राम सोचेंगे इसका, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी y वैल्यू आ रही है? 2। क्या ये मैपिंग डायग्राम फंक्शन हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1 की 2 सेटिंग हो गई।
समझ में आया क्या आपको? तो ये फंक्शन नहीं है ना भाई। तो ये अगर किसी का ग्राफ है तो ये ग्राफ कभी भी फंक्शन का नहीं हो सकता, ये अपन कह सकते हैं। तो कैसे अपन पहचाने, है ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, if there exists at least one vertical line which cuts graph at more than one point, then it is not a function. तो फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? इसका आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर अपन, सॉरी, वर्टिकल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जब अपन सोचते हैं तो एक्स वैल्यू सेम रहती है, बट वाई वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अगर एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग दो वाई मिल रहा है अपने को, तो वो फंक्शन का ग्राफ कभी भी नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई क्या सबको? ठीक है, यस यस। तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ जनता चिल्ला रही थी कि मॉड जो है वो फंक्शन नहीं होता। मॉड फंक्शन होता है भाई, y बराबर मॉड एक्स। आप देखिए मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है। अगर जनता को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं बताऊंगा। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। बताइए क्या ये फंक्शन है क्या? हाँ। आप एक भी वर्टिकल लाइन ऐसी नहीं ढूंढ पाएंगे जो ग्राफ को दो जगह कट करे। देख लो कोई है वर्टिकल लाइन ऐसी? नहीं, तो ये फंक्शन है। यस, इट इज अ फंक्शन। यस। तो कोई भी अगर आपको ग्राफ दे दे तो ग्राफ देख के आप ये बता सकते हैं, है ना, कि वो फंक्शन है कि नहीं है। क्लियर हुआ क्या ये जनता को ये आइडिया? ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें मैंने आपसे की। पहली बात की ग्राफ कब बनाना चाहिए फंक्शन का। तो ग्राफ का आइडिया तब पिक्चर में आता है व्हेन सेट ए एंड बी, लेट्स से फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है। तो अगर सेट ए और बी अगर कॉन्टिन्यूअस सेट है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहता है ना भाई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा थॉट रह जाता है ना? तो ये अपने को करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि यस, ग्राफ में अगर कोई फंक्शन का ग्राफ गिवन है तो डोमेन रेंज कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। पर डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू कवर हो रही है, रेंज का मतलब वाई एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू कवर हो रही है। और ऐसे सिचुएशन में अगर कोडोमेन नहीं डिफाइंड है तो कोडोमेन हमेशा अपन क्या ले लेते हैं? सेट आर ले लेते हैं। पूरा जो रियल नंबर का सेट है उसी को ही अपन क्या मान लेते हैं? कोडोमेन। ये इतनी बातें यहाँ पे मैंने आपको बताई। क्लियर है क्या सब लोगों को? कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन छोटा मोटा भी अगर हो आपको तो पूछ के खत्म करिए भाई। क्लियर है एकदम? नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट y एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना भाई। वी आर drawing input variable on x axis and output variable on y axis, then I'm saying it is not a function. आप जो बोल रहे हो ना वो तो y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाता अगर आप समझो। यूजुअली अपन क्या करते हैं? यस, ऐसा इसको घुमा दो। यस, अब ये फंक्शन है। अभिनव, क्लियर हुआ क्या तुमको? है ना भाई। यूजुअली अपन x को इनपुट वेरिएबल लेते हैं ना, वो तो वेरिएबल चेंज करने वाली बात होगी, वो बताना पड़ेगा किसी को। ठीक है। मैंने y बराबर एफ एक्स लिखा है तो ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं x बराबर जी वाई लिख दूं तो ये फंक्शन हो जाएगा ना भाई। ठीक है। यस। तो किस रेफरेंस में बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो ये बातें अपन ने की। ओके, नेक्स्ट आप लिखिए जरा। ये कभी कभी अपन फंक्शन को एज अ फॉर्मूला भी दे देते हैं ना भाई। फंक्शन एज
as formula. जैसे मैं लिख देता हूँ, है ना भाई, है ना भाई, लेट्स से, यस, एक एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ होल नंबर, एंड fx is equals to x प्लस का 1। ठीक है, ये कोई मैंने एक फंक्शन निकाला। यस, सो यहां पे अगर आप देखें जरा, हम हमेशा, अगर पूछा जाए तो वो बताएगा इनपुट वेरिएबल क्या है ना सुशील, वो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ना, वो कंफ्यूजन नहीं होता कभी भी अपने को। यहाँ पे मेरी बात सुनिए। यस, सो फंक्शन n से w में डिफाइंड है। n डिनोट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w डिनोट्स सेट ऑफ होल नंबर, और fx बराबर x प्लस 1। ये बता रहा है कि वो कनेक्शन कैसा है ना भाई। तो आप बताइए जरा, मैं मैपिंग डायग्राम बना के बताता हूँ इसका। इसको सेट थ्योरी के टर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बट मैपिंग डायग्राम ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना भाई। यहाँ पे ग्राफ क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, सॉरी। अगर ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता, मैं अगर सेट यहाँ पे n की जगह R2R लिख देता, तो मैं इसका क्या करता, मैं इसका ग्राफ बनाता। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए जनता को कि कब मैपिंग डायग्राम बनाएंगे और कब ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब कनेक्शन कैसे बिठाया जाए बताइए। x को 1 रखेंगे तो y कितना आएगा बताइए, 2 आएगा, है ना भाई। y बराबर fx, है ना भाई। x को 1 रखेंगे तो 1 किससे कनेक्टेड होगा बताइए, f1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, f1 कितना हो गया, 2, तो 1 इज कनेक्टेड टू 2। यस, बताइए 2 रखेंगे तो f2 किससे कनेक्टेड है बताइए, 2 प्लस 1, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 होगा 4 से। बताइए क्या ये फंक्शनल मैपिंग है? यस, इट इज अ फंक्शनल मैपिंग, क्योंकि इधर के हर एलिमेंट का इधर एक एलिमेंट से कनेक्शन होगा, सो इट इज अ फंक्शनल मैपिंग। तो कभी कभी अगर फॉर्मूला बना के दे दे तो अपने पास दो आइडियाज रहते हैं। अगर ये सेट कॉन्टिन्यूस होंगे तो हम ग्राफ बना के सोच सकते हैं, और अगर ये सेट कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो अपन क्या सोच सकते हैं, मैपिंग डायग्राम सोच सकते हैं। क्लियर हुआ क्या ये जनता को भाई? ये मैपिंग डायग्राम क्लियर हुआ सबको, है ना भाई, कि इस फॉर्मूला का मैपिंग डायग्राम कैसे बना। ओके, नोट डाउन करिए। बाद में लिख लेना, जो बच गया वो भी, जो हो रहा है वो लिख लो। ओके, मैं एक आपको देता हूँ, आप उसका मैपिंग डायग्राम बना के, है ना, टू टेल मी वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, चलिए तो डिफाइंड है, लेट्स से n टू i, एंड ये कुछ ऐसे डिफाइंड है, fx, इसको मैं लिखूंगा x when x is even, and minus x plus 1 when x is odd। अगर x odd है तो यहां से वैल्यू लेंगे, और अगर x even है तो यहां से वैल्यू लेंगे। तो बताइए जरा, है ना, यहाँ पे अपन बोल दिया कि एक फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन है ना भाई। यहाँ पे इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इसकी एक ही डेफिनेशन है कि fx हमेशा x प्लस 1 होगा। बट यहाँ पे fx हमेशा x नहीं है, इट डिपेंड्स कि x कैसा है। अगर x इवन है तो fx x है, और अगर x ऑड है तो fx क्या है, माइनस x प्लस 1 है। तो यहाँ पे, है ना भाई, अपन बोल सकते हैं कि उसकी मल्टीपल डेफिनेशन है।
क्लियर हुआ क्या? तो कुछ फंक्शन अपने को देखने को मिलेंगे जिनकी सिंगल डेफिनेशन होगी, और कुछ फंक्शंस देखेंगे जो ऐसे है ना भाई, मल्टीपल डेफिनेशंस होगी। इसका मैपिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। बताइए, एफ सेट ए में अगर आप देखें, पहला जो सेट है वो नेचुरल नंबर है और इसमें सारे इंटीजर हैं। यस, तो इधर नेचुरल नंबर बना लिए मैंने, और इधर सारे इंटीजर ऐसे बनाते हैं, इंटीजर यूजुअली इधर 1 2 3। ठीक है, अब बताइए जरा F1, बताइए F1 की वैल्यू किस फॉर्मूला से निकालें, यहां से कि यहां से? मतलब यहां वाला रिजल्ट यूज होगा कि यहां? तो पहले x देखिए ऑड है ना भाई? अगर x ऑड है तो वैल्यू यहां पे जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? -1 + 1। F1 कितना आ जाएगा? 0। तो 1 की सेटिंग किससे है? 0 से। F2, 2 बताइए इवन है? यस इवन है, तो ये वाली डेफिनेशन यूज करिए। F2 कितना आएगा? 2। F2 कितना आ जाएगा? 2। 3 फिर से ऑड है, कहां पे रखना चाहिए ऑड? यहाँ पे। -3 + 1 कितना आ जाएगा बताइए? -2। क्लियर हो रहा है क्या ये जनता को? है ना भाई, ये मल्टी डेफिनेशन का आइडिया क्लियर हुआ आपको? है ना भाई? तो उसमें लाइक इनपुट वेरिएबल कैसा है, अकॉर्डिंगली वैल्यूज अपने को लेनी है। कभी ये इवन ऑड के बेसिस पे डिफाइन कर देते हैं, कभी ये बोलेंगे कि 1 से बड़ा है तो ऐसा ले लो, 1 से छोटा है तो ऐसा ले लो। है ना भाई? ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे यहाँ पे, है ना अमित? इनफाइनाइट सेट है ना, तो बस इतना बताना बहुत है, उसके बाद तो समझ में आ जाएगा। बताइए, पैटर्न आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? यस, इधर आप समझिए, सेट के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग 4 का भी इधर सेटिंग मिलेगा, हाँ 5 का भी मिलेगा, हाँ। तो हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक इमेज मिलेगी। यस मिलेगी, है ना भाई? डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, अगर कोई मुझसे पूछे तो डोमेन क्या है बताइए जरा जनता? डोमेन तो यही सेट हो गया एन। रेंज अगर कोई पूछे तो बताइए, रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे बताइए? सारे इवन नंबर आ जाएंगे? सबको समझ में आ रहा है? 0 +-2 सारे कवर होंगे क्या? है ना भाई, रेंज ये हो जाएगा। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन गिवन है ना, दिस सेट आई इज नोन एज व्हाट? कोडोमेन। और कोडोमेन कौन सा सेट है यहाँ पे? यस, कोडोमेन इज आई। सो आई होप और बातें जनता को क्लियर हुई होगी। वो होता तो क्या होता अलग बात है तपन, बट जो है उसमें आंसर क्या है? कौन सा इवन नहीं आएगा बता दो अमित, तुम्हारे हिसाब से कौन सा नंबर छोड़ना है? छोड़ देते हैं। देखो 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, 4 किससे कनेक्टेड होगा? 4 आएगा। 5 किससे कनेक्टेड होगा? -4। देखो सब आएंगे, है ना भाई? एक दो और लिख के देख लो, मुझे तो यहीं पे ही पैटर्न दिख गया। क्लियर हुआ क्या? सारे इवन कैसे आएंगे? कुछ सोचो ना भाई, है ना? मुझे से मेरा दिमाग क्यों चलवा रहे हो? अपना दिमाग चलाओ। ठीक है क्या? ये क्लियर हुआ? यस। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस यस यस। ओके, चलिए तो ऐसे ही कुछ और मैं लिख रहा हूँ, है ना? तो यूजुअली आप देखते हैं ना, वैल्यूज निकालने वाली बात करते हैं। जैसे मैंने एफ एक्स लिखा, लेट से x² - 3/x+1। ये कोई एक फंक्शन होगा पक्का, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखो वैल्यू आएगी, है ना भाई? बताइए जरा, f0 कितना हो जाएगा जनता? f0 कैसे निकालेंगे? आई थिंक ये काम फिजिक्स में आप कर चुके हैं बहुत आसानी से। कौन हो भाई तुम? यस प्रियंका, हाथ उठाओ भाई, बच्ची बात करते हैं, है ना? x को 0 रखिए तो कितना आ जाएगा? -3/1, दैट इज -3।
हेलो। यस सर, वो जो प्लस माइनस दोनों कैसे होगा? फोर देखो, फोर या टू या जो भी है। रेंज में 2 आ रहा है क्या बच्ची? यहाँ पे 2 आएगा, हाँ, -2 आएगा, -2 आएगा। 3 अच्छा, हाँ हाँ, समझे सर। -2 से, सॉरी सॉरी है ना? सॉरी। ऐसे, इसलिए +-2 +-4 लिख दिया। ठीक है, सही है क्या? है ना भाई? अब बताइए जरा। ओके, तो ये अपन ने लिखा। अगर बताइए यहाँ पे मैं पूछता f(3) कितना है, बताइए, कैलकुलेट करके बताइए जरा। तो x को 3 रखना है और क्या, है ना भाई? तो x को 3 रखा तो बताइए कितना आ जाएगा ये, 9-3/3 + 1 कितना आ जाएगा बताइए? 6/4। थोड़ा सिंप्लीफाई करके 3/2 लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सही है क्या जनता? ये भी समझ में आ रहा है? अच्छा, कभी कभी थोड़ा वो टाइम पास करते हैं। बताइए f(f)(0) क्या होगा? बताइए f(f)(0) कितना होगा? This kind of functions are known as what? Composite functions। एक के अंदर दूसरा लिख दिया, है ना? तो सबसे पहले इसमें क्या, ये 2 स्टेप का प्रोसेस हो गया। पहले अपने को क्या निकालना होगा? पहले अपने को क्या निकालना होगा? f(0), है ना भाई? और फिर बाद में पूरी वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले f(0) निकालेंगे। बताइए, f(0) अपन ने ऊपर निकाला हुआ है, f(0) कितना है? -3। तो f(0) की वैल्यू रख दी। तो अब अपने को f(-3) निकालना है। और अब f(-3) यहां से निकाल लेंगे। तो -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। -3/-3 + 1, तो ऊपर 6, -2, -3 आ गया। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये? है ना भाई? समझा क्या? है ना भाई? आ गया, बाई चांस आ गया सुशील, क्या कर सकते हैं, है ना भाई? ये तो महज एक इत्तेफाक है ना? ऐसा अपन बोलेंगे। ठीक है, ओके। चलिए एक और काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये फंक्शन में कोई भी वैल्यू निकालना कैसे निकाल सकते हैं? ये काम आपको पहले भी करने पड़े होंगे। ओके, इफ, बताइए जरा, f(x) अगर 4 पावर x अपॉन, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, 4 पावर x + 2 है ना? देन f(x) + f(1 - x) कितना होगा? थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइएगा, है ना भाई? इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक आसान न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी शायद, है ना? चेक करके देखिए जरा क्या आएगा। अगर f(x) ये है तो f(x) + f(-x) क्या होगा? यस सोमिल, तो f(-1) वी विल से इट इज नॉट डिफाइंड, है ना भाई? तो -1 अपन बोल देंगे डोमेन में नहीं है, है ना? -1 नहीं रख सकते पिछले सवाल में। क्लियर हुआ क्या सोमिल? हाँ हाँ अमन, फॉग ऑफ बात करेंगे अपन, FOGGOF, यस। यस ईशानी, वेरी नाइस। अगर कुछ जनता को पुरानी बातें याद आए तो ऐसा कभी हमने किया है। वो अभी आएगा सुशील, अभी जितना पढ़ रहे हैं बस उतना समझो, आगे क्या होएगा डोंट थिंक अबाउट इट। जब एक बार पूरा कर लेंगे उसके बाद कुछ नहीं समझ में आए तब पूछ लेना, ठीक है? वेरी गुड हार्दिक, वेदांत, वेदिका, वेरी गुड। यस तपन, सही आंसर है। अनुष्का का गलत है, निखिल का सही है।
रणवीर सही है, अमन सही है, अभिनव सही है। तो एफ एक्स तो यही हो गया। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कैसे आएगा? एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रख देंगे तो हो जाएगा 4 पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। पहले इसी को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 पावर एक्स और ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 पावर एक्स प्लस 2। तो 4 पावर एक्स कॉमन लेके कैंसल आउट हो जाएगा तो 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 4 पावर एक्स। तो आप देखिए 2 कैंसल आउट हो रहा है तो बच जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 4 पावर एक्स। तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा। तो अब अपने को एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स करना है तो कर लेते हैं। बताइए एफ एक्स कितना था? 4 पावर एक्स अपॉन 4 पावर एक्स प्लस 2 और ये आ गया 2 अपॉन 2 प्लस 4 पावर एक्स। वन थिंग, इफ यू लुक क्लोजली तो आपको दिखेगा कि यार दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना भाई? तो बहुत अच्छी बात है, एलसीएम लिया तो ये आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? है ना, सही कर रहा था मैं, है ना भाई? सही किया है मैंने ये क्लियर हुआ ये आइडिया। ओके, एक और बस आखिरी क्वेश्चन करके आज का खत्म करते हैं, आज का लेक्चर। ठीक है, तो ये करिए जरा जनता। ऐसा क्वेश्चन अभी जेई मेन में आया है ना भाई? अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 है, ऐसा दिया है ना भाई? तो पहला काम, एफ ऑफ 2 कितना होगा बताइए? एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताइए। ये तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर रहा हूं। तो इसमें यार सीधे सीधे पता ही नहीं चल रहा है एक्स को क्या रखना है। तो पहले अपने को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक्स को क्या रखना है ना भाई? तो कर लेते हैं फिगर आउट। बताइए, ये पूरी जगह 2 आना चाहिए नहीं क्या? तो पहले ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 2 होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो इधर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 होना चाहिए। अब x को उधर ले जाओ, इसका मतलब x कितना होना चाहिए जनता? 3 होना चाहिए। सही आया क्या मेरा? है ना भाई? इसका मतलब x को क्या रखना चाहिए? 3। तो x को 3 रख दो। तो x को जैसे ही 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। वैसे ये मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता था और इधर आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 2। इसका मतलब एफ ऑफ 2 कितना आ गया भाई? 14 आ गया। कितने लोगों का सही आया था बताइए? ये कितने लोगों ने सही कर लिया था? अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए तो सेकंड काम करते हैं। ये तो ऐसे ही मैंने शायद मदद की आपकी, जो आसान था। इस क्वेश्चन में अब कोई बोले एफ एक्स बता दो, एफ एक्स क्या होगा? नाउ यू टेल मी कि इस फंक्शन में एफ एक्स क्या आएगा?
अब ये समझ में आना चाहिए कि यार x की जगह क्या रखना है ना। तो एक्चुअली ये समझ में नहीं आता कि अब यहाँ पे अपने को x चाहिए, तो एक्चुअली ये वेरिएबल चेंज कर लेने चाहिए। मैं एक बार के लिए x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 को t रख देता हूँ, है ना भाई। मैंने x की जगह t रख दिया, इसका मतलब यहाँ पे t आ जाएगा, है ना भाई। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू t के टर्म में निकाल सकता हूँ। कैसे, आप देखिए, इधर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं क्या? इधर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या बनेगा? मैंने आपको पहले जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सिखाया था तो शायद ये बातें मैंने आपसे की थी कि जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ और दोबारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हट जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 2x/2, तो लिटरली x आ जाएगा। तो अगर इस पूरे को अपन ने t रखा तो x की जगह ये हो जाएगा, तो रख देते हैं, बताइए। तो एफ टी कितना हो जाएगा? सब मैं t के टर्म में लाना चाहता हूं, तो एफ टी कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स प्लस का 2। तो अब बताइए एफ टी कितना हो जाएगा? अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हो जाएगा 4t प्लस का 4 प्लस का 2t माइनस का 2 बटे t माइनस 1, है ना। तो एफ टी आ गया अपने पास 6t प्लस का 2 अपॉन टी माइनस 1। सही है क्या जनता? एफ टी ये आ गया। अगर एफ टी ये है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा बताइए? अब टी की जगह एक्स रख दो, 6x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स ये आएगा। तो ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सा दे दे और बोले एफ एक्स निकाल दो, यहाँ निकाल देंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात कर रहे हो तुम हमसे? सही कर रहा हूं क्या मैं, है ना भाई। तो एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी, है ना भाई। एफ एक्स विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एक्चुअली। कितने लोगों ने सही किया ये बताइए जरा मुझे। ओके, कुछ लोगों ने किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस यस यस, ठीक है, गुड। कोई समझ में नहीं आया किसी को, कुछ दिक्कत हुई? आप देखिए चेंज ऑफ वेरिएबल से कितना फायदा हुआ, है ना भाई। एक्चुअली यहाँ पे आप x रख देते तो आप x x में कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा x कौन सा है ना भाई। तो चेंज ऑफ वेरिएबल ने अपनी काफी हेल्प कर दी यहाँ पे। ठीक है, ओके, यस यस, एक मिनट, यस, क्लियर हुआ क्या ये जनता को भाई? नहीं विभव, वो तुम सोचो एफ एक्स अगर तुम निकालोगे तो कांस्टेंट कैसे आ सकता है? इक्वल्स टू एक्स सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना भाई। कुछ लोगों ने वो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया होगा, गलत है यार, आप खुद समझो जरा। अंदर वेरिएबल रख रहे हो और कांस्टेंट कैसे आ जाएगा? आप रख के देख लो, भले ही आपने ये वैल्यू निकाली है ना, एक्स की ये वैल्यू रख के देख लो, इधर एफ एक्स थोड़ी आएगा, इधर तो ये नंबर आ जाएगा, है ना भाई। तो वेरिएबल चेंज करना चाहिए क्योंकि ये एक्स और वो एक्स सेम नहीं है यार, ये समझ में आना चाहिए अपने को। ठीक है, तो बस धन्यवाद, यहीं पे ही खत्म करते हैं आज का कार्यक्रम अपन, है ना भाई। बाकी नेक्स्ट क्लास में और आगे मिलेंगे। तो अभी आप देखें तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं सिखाया आप लोगों को, बस बेसिक आइडिया दिया, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, यही बातें करनी की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और आगे अपन पढ़ेंगे। इस वीक में जो अपना थर्ड लेक्चर होगा, है ना, जो फ्राइडे वाला लेक्चर होगा, उसमें अपन प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे, है ना। तो तब तक आप प्रोबेबिलिटी खत्म कर लीजिए, ठीक है। सो अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे? आई थिंक अपना एक्सरसाइज 1 हो गया है, इन चैप्टर 1 बचा है, सो वी विल डिस्कस इन चैप्टर 3 एंड बाकी जो बचा हुआ, है ना भाई, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब थर्ड लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो हम, है ना भाई, थर्ड लेक्चर जो होगा फ्राइडे को अपन डिस्कशन करेंगे, अभी वेनसडे को और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यस यस, 1B पूरा कर लीजिए, 1B इवन 1C भी कर लीजिए। तो मैं क्या करूं सर, सॉल्व करूं, है ना भाई।
ठीक है जनता, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो ये लेक्चर खत्म कर देते हैं अपन।